मैं कहता हूँ लोगों ने दबाव में भाजपा को वोट दी है, न कि खुश होकर वोट दी। लेकिन साइलेंट हो जाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना अपने आप में ये भी तो एक नुकसान ही है हाँ, पार्टी को। नुकसान हुआ है। देखो, कोई ना कोई कारण तो रहा है भाई। 45,000 वोटों से हाँ, मतलब हार होना। लेकिन कांग्रेस को भी डालने नहीं गए, ये एक बिल्कुल आम बिल्कुल शिकायत। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह तो रहे हो। ये क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की भी कमी आ रही है, और सारा 10 दिन का समय मिला था, तो उम्मीदवार तो हर जगह जा नहीं सकता। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन था, वो पूरा यूं मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों में घुसा हुआ था। तो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें कमी आ रही है, और वो आज सामने भी आई हुई है। आप टिकट भी मांग रहे थे कलानौर मैं से? बिल्कुल कलानौर से टिकट मांग रहा था, और पूरी उम्मीद। लेकिन मुझे लगता है भाई, जो लोग ज्यादा चमचागिरी करने वाले लोग हैं, वो तो सब जगह ही है, जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन उस मामले में थोड़ा असफल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं सूरजमल किलोई। आपने अभी हाल ही में रोहतक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कांग्रेस पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव आप जीत नहीं सके। इससे पहले आप विधानसभा पार्टी से विधानसभा की टिकट भी मांग रहे थे। तो आज सूरजमल किलोई जी से हम बात करेंगे जो हाल ही में चुनाव हुआ, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और इतने बड़े एफर्ट के बाद भी, और रोहतक जैसी सीट से जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ भी माना जाता है, आखिरकार हार क्यों हुई, और भी ज़रूरी जो जुड़े सवाल है उनसे भी बातचीत करेंगे। सूरजमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं सबसे पहले रोहतक की जनता का और आपके चैनल का और हमारे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर जो मुझे मान सम्मान देने का काम किया, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा सूरजमल जी, अभी मेयर का चुनाव आपने हाल ही में लड़ा है, तो जीत नहीं सके आप, तो क्या कारण देखते हैं? कि मेहनत में तो कोई मुझे तो कमी लगी नहीं, क्योंकि हर जगह एक्टिवली आपने काम किया। देखो, मेयर का चुनाव का प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, हमारे रोहतक के लोकप्रिय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, हमारी बहन जी सुकुंतला खटक जी, भाई बलराम दांगी जी जो विधायक कलानौर, महम और रोहतक, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास किया। वह रोहतक के जो मेयर का जो चुनाव, उसका प्रत्याशी सूरजमल किलोई को बनाया जाए। ये ऐसे संकट के समय में इसको फाइट दे सकता है। मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जनता ने क्यों नहीं आपको वोट दिया? जनता वोट देना चाहती थी। जो सामने भाजपा का जो प्रत्याशी था, जो 3 बार कलानौर विधानसभा से विधायक का चुनाव हार चुका, और यहाँ पर वो भाई रहता भी नहीं था। हाँ, यमुनानगर साइड चले गए। यमुनानगर साइड पंचकुला में शिफ्ट है अपने परिवार सहित। माहौल ऐसा बना कि लोगों के मन में एक बात आ गई कि भाई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, और रोहतक का विकास पिछले 5 सालों से रुका हुआ है। वो लोग, जनता के मन में एक बात आई कि भाई रोहतक का कुछ विकास हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये इस फैक्टर ने काम किया है। लेकिन चुनाव में देखा गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतना टाइम नहीं लगाया, शायद 1 या 2 बार ही आए, जबकि अगर वो ज़्यादा समय लगाते इस चुनाव में तो फ़र्क पड़ सकता था। देखो, बिल्कुल पड़ सकता था फर्क। इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और हमारे जो विधायक हैं, हमारे बी बत्रा जी, बलराम जी और हमारी बहन जी सुकुंतला जी,
इन्होंने अपने अपने लोगों के बीच में, जो संपर्क के लोग थे, समुदाय के लोग थे, उनके बीच में जाकर इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन लोगों के ऊपर दबाव था इस बात का, सरकार का। लोग खुलकर सामने नहीं आ सके, क्योंकि अभी 2-3-4 महीने पहले प्रदेश की सरकार का गठन हुआ और केंद्र में भी है। लोग, मैं कहता हूँ, लोगों ने दबाव में भाजपा को वोट दिए, न कि खुश होकर वोट दिए। लेकिन जो मेयर की टिकट आपको मिली कांग्रेस पार्टी से, बहुत सारे और भी कंटेंडर थे, ममता रानी थी, रंगा साहब थे, सतीश बंधु थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो जब आपको टिकट कंफर्म होगी तो उन्होंने आपका साथ कितना दिया? देखो, जो पार्टी में काम करता है सबको अधिकार है अपनी टिकट मांगने का, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जब तक सबकी अपनी लड़ाई थी, भाई टिकट क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे सभी जो टिकटार्थी थे एकजुट होकर सबने मदद की, और उसके बाद हमारा कोई किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव नहीं रहा था। लेकिन साइलेंट हो जाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना, अपने आप में ये भी तो एक नुकसान ही है पार्टी हाँ, को। नुकसान हुआ है। देखो, कोई ना कोई कारण तो रहा है, भाई 45,000 वोटों से हाँ। मतलब हार होना। और मैं तो ऐसी परिस्थितियों में रोहतक की जनता का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 57,100 कुछ वोट मुझे मिली, ऐसी परिस्थितियों में साइलेंट रहने के बावजूद भी। और माहौल कुछ से चुनाव जो शुरू हुआ उसके बाद चेंज होता चला गया, लोग साइलेंट हो गए। जैसे हम आउटर कॉलोनियों में या आउटर गाँव में हमारी सोच थी कि भाई वहाँ से हमें अच्छी लीड मिलेगी, लेकिन वहाँ से हमारी जीत तो हुई, लेकिन हमें जो उम्मीद थी लीड की वो नहीं मिल पाई। लोगों ने पता नहीं दिमाग में उनकी में क्या बात आई, या विकास की बात आई, भाई सरकार है नीचे ऊपर, ये भी हमारी रोहतक की जो सरकार है ये भी भाजपा के पक्ष में दें ताकि हमारे विकास कार्य हो जाए। ऐसी मेरा को ऐसा अनुमान है। जी। तो जब आपको टिकट मिल गई तो आपने प्रयास नहीं किया कि आप जितने भी पार्टी के जो भी टिकट मांग रहे थे उनके पास जाके उनको मनाने की जिम्मेदारी तो आपकी थी? जी बिल्कुल। और वो मानते नहीं मानते तो फिर जिम्मेदारी उनकी हो जाती है? नहीं, जितने भी हमारे साथी जो मेयर की टिकट मांग रहे थे, मैं सभी के पास गया हूँ, घरों में भी गया हूँ, और उनसे रूबरू भी बात हुई है, और मैंने उनको सभी को मना लिया था, ऐसी कोई बात हमारी नहीं थी। तो एक्टिवली कितने लोगों ने साथ दिया आपका इनमें से? सभी ने दिया। आपके साथ तो दिखाई नहीं दिए, कुछ एक दिखाई देखो, दिए। कुछ दिखाई दिए, कुछ की अपनी कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, और कुछ लोग अपने, भाई हमने कोई दिखाने की ज़रूरत थोड़ा कि भाई हमको ये नंबर बनाने की ज़रूरत थोड़ा, हम पार्टी की तरफ से हम अपना काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भी अपना काम कर रहे थे। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ, परिणाम आया, तो उसके बाद जैसे हम तो मीडिया वाले हैं, सबसे मिलते हैं, चाहे वो वोट कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे या किसी अन्य को भी दे, तो कुछ लोगों का जो एक निष्कर्ष निकल के आया वो यह है कि हमसे तो कोई वोट मांगने नहीं आया, हम तो कांग्रेस के ही वर्कर हैं और कांग्रेस को ही वोट करते आए हैं, लेकिन जब कोई वोट मांगने ही नहीं आया तो हमने बीजेपी को तो डाले नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी डालने नहीं गए। ये एक आम शिकायत। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की भी कमी आ रही, और सारा 10 दिन का समय मिला था, तो उम्मीदवार तो हर जगह जा नहीं सकता। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन था, वो पूरा यूं मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों में घुसा हुआ था, और उन्होंने अपना राज की जो ताकत होती है, हर तरह की ताकत को भी झोंकने का काम किया। तो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें कमियां रही हैं, और वो आज सामने भी आई हुई हैं, ये कारण है। और ये भी है कि हुड्डा साहब ने उतना एग्रेसिवली शायद संपर्क नहीं चलाया, क्योंकि हुड्डा साहब अगर जोर दे के कहते तो जो फ़र्क है, जो 45,000 का फ़र्क है, शायद वो रिड्यूस होता, या हो सकता है कि
नज़दीक का मामला बन जाता। हाँ देखो, ये हो सकता था। हुड्डा साहब तो चलो कहीं भी प्रदेश में नहीं गए, लेकिन हमारे भाई हैं जो सांसद हैं रोहतक से, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने 3-4 दिन लगातार यहाँ मेहनत की, कार्यकर्ताओं के बीच में गए और आम जनता के बीच में भी गए। बड़ा अच्छा माहौल था उन दिनों, लेकिन लास्ट के 2-3 दिनों के बाद ये माहौल चेंज हुआ है। बीच में तो बहुत अच्छा माहौल था। दीपेंद्र जी के जो कार्यक्रम थे वो अच्छी भीड़, लोगों को अच्छा आश्वासन मिल रहा था। जो कांग्रेस के विधायक हैं भारत भूषण बत्रा जी, ऐसा सुनने में आता है कि जितनी भी पार्षद की टिकटें मिली हैं और मेयर की जो टिकट मिली है उन्हीं के कहने से मिली है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिली, और जिम्मेदारी भी भारत भूषण बत्रा की ही थी कि वो मेयर की सीट भी जिताएं और पार्षद की भी सीटें जिताएं। पार्षद में कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें जीती हैं, मेयर आप खुद हैं जो, तो विधायक जी की कितनी जिम्मेदारी है? देखो, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई। विधायक जी ने सभी पार्षदों को टिकट दिलवाई, मेयर को टिकट दिलवाई। ये इस तरह का काम तो संगठन का होता है, क्योंकि संगठन ने सभी जो पार्षद के उम्मीदवार थे, एक वार्ड से 2-2, 3-3 नाम गए हुए थे और मेयर के भी काफ़ी लोगों के नाम गए थे। संगठन ने बैठकर विचार किया और जब ये निर्णय लिया गया कि भाई इनको पार्षद की टिकट और इनको मेयर की टिकट दी गई। और भारत भूषण बत्रा जी हमारे जो विधायक हैं रोहतक के, वो बेसिकली यहाँ के विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी। लेकिन परिणाम तो अनुरूप नहीं आया। परिणाम तो जी, एक तो वार्डबंदी ऐसे तरीके से की हुई थी, एक किलाबंदी जो बोलते हैं भाजपा ने, किलाबंदी बड़े अच्छे तरीके से की गई थी और वार्डों में जातिगत समीकरण, वोटों का ये सारा मामला था जो ये पहले से तय किया हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो ज़्यादा जीत पाते, क्यों हालात ऐसे बन गए थे। सूरजमल जी, जब कैंपेनिंग चल रही थी तो 2 बार तो मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए आए, मंत्रियां ऐसे घूम रहे जैसे गली गली में या जैसे भी हैं, और फिर यहाँ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने जोर लगाया, और बीजेपी का तो स्टेट हेडक्वार्टर ही रोहतक में है। तो एक तरफ इतना कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ आपके जो सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो कह भी चुके हैं छोटे चुनाव है, मैं नहीं जाता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने टाइम लगाया, लेकिन हमारा अपना एनालिसिस है कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी जितना जोर और जितना समय देना चाहिए था वो रोहतक में नहीं लगाया। क्या उनको पहले से था कि शायद ऊपर और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, शायद लोगों का मन अभी नहीं है हमारी तरफ? हाँ, अभी वही बात है, ताज़ा सरकार स्टेट में भाजपा के पक्ष में गई, उसका भी असर था। हो सकता हो जो आप कह रहे हो, आपका जो अनुमान है भाई इसमें भी कुछ सच्चाई हो। और बाकी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपना जोर खूब लगाया, उसमें कोई दोहरा नहीं। अच्छा सूरजमल जी, जब ये हो गया, जब परिणाम आने से पहले आपको क्या लग रहा था? परिणाम वाले दिन आप आशावान थे कि? बिल्कुल 100 के 100 आशावान थे। और हमारे दिमाग में तो ये बदे 5-7-10 हज़ार की हारा जीती हो सकती है, किसी तरफ भी हो सकता है। नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि अगर हमारी जो है ना 5 और 10 के बीच में हमारी जीत होगी। लेकिन जब काउंटिंग के समय पहला राउंड आया, उसमें डिफरेंस भाजपा के पक्ष में गया, क्योंकि वहाँ जो पहला राउंड था कलानौर विधानसभा के वार्ड थे, वहीं से शुरू हुआ था। और फिर किसी भी राउंड के अंदर कांग्रेस से जीत नहीं पाई। 2-3 वार्डों के जैसे काउंटिंग हुई राउंडों की, उस समय पता महसूस हो गया था कि भाई शायद चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ काउंटिंग के समय पैदा हो गई थी। जब फाइनली चुनाव का परिणाम आ गया तो राम अवतार वाल्मीकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो मेयर अभी बन चुके हैं, उनको आपने बधाई दी, उनको आप जानते हैं? उनको बिल्कुल जानता हूँ।
अच्छा, बधाई दी आपने? हाँ बिल्कुल बधाई दी। भाई बधाई हो आपको, आप शहर के लिए अच्छे काम करना, विकास कार्य करवाना, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, बिल्कुल बधाई दी। ये स्वाभाविक बात है, चुनाव लड़ना और इतने काउंटिंग नहीं होती, इतने सबकी अपनी जीत होती है, और जीत जिसकी भी होती है उसको बधाई देना स्वाभाविक बात होती है। आप खुद भी बीजेपी में रहे हैं, तो बीजेपी में आपने काफ़ी समय गुजारा है, तो बीजेपी का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आज तो आप कांग्रेस में हैं। देखो बीजेपी में बहुत सारा एक्सपीरियंस तो मुझे मिला कि मैं प्रदेश में पदाधिकारी था, एससी मोर्चे में प्रदेश में उपाध्यक्ष था, और हमने खूब मेहनत की। और आप टिकट भी मांग रहे थे कलानौर से? बिल्कुल कलानौर से टिकट मांग रहा था और पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है भाई जो लोग ज़्यादा चमचागिरी करने वाले लोग हैं, वो तो सब जगह ही है, जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन उस मामले में मैं थोड़ा असफल रहा हूँ। हाँ, मैं तो यही बात कहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से बीजेपी में रहा, और कांग्रेस से उम्मीदवार बना गया रेनू डाबला को, वो 5 साल पहले यहाँ आई, लेकिन उनकी अपनी क्वालिटी अलग थी। उनकी क्वालिटी को मैं बधाई देता हूँ भाई, उन्होंने अपनी टिकट भी ली और जो ना चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जब वो मेयर थी तो एक फर्नीचर घोटाले के बारे में काफ़ी उजागर किया था, और बीजेपी के अशोक खुराना और आपने ये मुद्दा उठाया भी था। हाँ बिल्कुल उठा दे, अशोक खुराना और मैं, हमने दोनों ने इस मुद्दे को उठाया। जब एक IAS अधिकारी थे, वो ट्रेनिंग पे थे, उनके दौरान ये मामला सामने आया। कोटेशन ने किसी रेट की ले रखी थी, एक्चुअल रेट मार्केट में कुछ और था। इन चीज़ों का खुलासा हुआ, और अशोक खुराना जी ने, मैंने जो ना बड़े स्तर पर, हमने चंडीगढ़ भी उच्च अधिकारियों से मिलकर इस मुद्दे को खूब उछाला कि भाई न्याय मिलना चाहिए, लेकिन विजिलेंस इसमें जांच भी हुई, और विजिलेंस ने दोषी भी ठहराया गया। और लास्ट में जाकर इस फाइल को जिस अथॉरिटी ने, जिस अधिकारी ने ये निर्णय लेना था भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनको टर्मिनेट किया जाए, उस स्टेज पे जो फाइल गई, उस फाइल को दबा दिया गया। लेकिन उस फाइल का आज तक भी ये पता नहीं वो फाइल है कहाँ, लेकिन उसमें दोषी अवश्य ठहराया गया था। तो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्या ये उसका इनाम था? क्योंकि ऐसा आरोप लगता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो आता है सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ मुझे तो लगता है जब अमित शाह जी आए यहाँ तिलियार पर, उस टाइम एक मार्केट में अफवाह थी, एक चर्चा थी, एक भाई रोहतक से एक ऐसी शख्सियत जिसकी पहचान है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रही है। एक भाई वो फिर बाद में क्लियर भी हुई, रोहतक की मेयर है जो, वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। और उन दिनों उनके ऊपर क्या दबाव आया, लेकिन उन्होंने अपना मन पूरा बना रखा था, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। और ये भी था भाई उस इलाके में खोखरा कोट, हनुमान कॉलोनी में, वहाँ पे अमित शाह जी का एक दलित के घर खाना भी होगा, वो खाना भी होना था, और उन्होंने ज्वाइन भी करनी थी। लेकिन दलित के घर खाना तो हुआ, महिला के घर, तारावती 4 है जो भाजपा की बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके घर खाना हुआ। और फिर बाद में उन्होंने ये टर्म पूरा होने के बाद जींद में उन्हें भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी, ये उसी का ही रिजल्ट रहा है। जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसा कि आपने कहा कि रेनू डाबला जी की क्वालिटी थी कि वो कुछ साल पहले कांग्रेस से आई, बीजेपी में टिकट भी ले गई, तो आप भी तो बीजेपी से कांग्रेस में और आते ही आपको टिकट मिल गई, आपको भी तो इनाम मिला है। देखो मुझे इनाम नहीं मिला, मुझे इनाम मिला मेरी मेहनत का। जैसे 2005 में मैं पहली बार पार्षद बना, 2013 में हम जनरल सीट से चुनाव जीते,
2019 में फिर चुनाव जीते। आपकी वाइफ भी? हाँ, वाइफ है चाहे मैं था, हाँ चलो, परिवार तो एक ही है। परिवार एक ही है। जब लेडीज की सीट आती है तो वाइफ चुनाव लड़ती है, जेंट्स की आती है तो मैं लड़ता। और रेनू डाबला का तो को राजनीति को भी नहीं है, वो 5 साल में रही। और अगला चुनाव 2019 में जब हुआ पार्षद का, उसके ससुर आजाद जी ने पार्षद का चुनाव लड़ा, वो हार गए। अगर वो इतने अच्छे काम करते, अगर वो इतने लोकप्रिय होते, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते, तो मेयर बनने के बाद तो खुद पार्षद का क्या, दूसरे वार्डों में भी जाकर पार्षद को जिताने का काम करता है। तो उनकी जो राजनीति बैकग्राउंड है, मैं नहीं समझता भी अच्छी है। जब खुद का अपना चुनाव पार्षद का हार चुके हैं तो मामला यूँ मानो आप जनता के बीच में उनके प्रति नील है। लेकिन कलानौर विधानसभा से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा। हालांकि वो जीत तो नहीं सके, लेकिन आप रिजल्ट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वोट लेकर गए हैं। देखो, अब की बार ये जो चुनाव था, ये जाति पाति के ऊपर चुनाव था। भाजपा ने चुनाव के दौरान एक शेड्यूल कास्ट में से अलग जातियां निकाल दी, डीएससी बना दी। हाँ, डीएससी समाज वाला डिप्राइव्ड वर्गीकरण हुआ। उसका भी एक कारण रहा है। इस वर्गीकरण से भाजपा को बड़ा बेनिफिट मिला है और उसका यही, मैं जीत का यही कारण कहता हूँ। जो मौके पे इन्होंने ये जो चोट मारी है, जातियों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसके कारण इनको इतनी वोट आ गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बार राजनीति को दूर रख देते हैं, लेकिन जो डीएससी का वर्गीकरण हुआ है, आपको क्या लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी? देखो, ज़रूरत पहले तो इनकी जनगणना कराते, वो 2011 के बाद हुई नहीं है। हुई नहीं। जनगणना कराने के बाद लागू कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ जाति क्या ऐसी कुछ जातियाँ जो साधन संपन्न है, डीएससी में भी हैं। आज ऑफिसों में जाओ, एक जाति के विशेष अधिकारी भी मिलेंगे आपको, कर्मचारी भी मिलेंगे। जैसे वो दूसरी जातियों को लोग आरोप लगाते हैं, भाई रविदासिया समाज आरक्षण का फ़ायदा उठाया, इन्होंने ये कराया। नहीं, वो सच भी है। 50 जो रिजर्वेशन है उसमें से 50% जो नंबर है वो रविदासिया जाटव समाज का है। लेकिन जब रिजर्वेशन का बेनिफिट के 80% तक जो है रविदासिया समाज अकेला, क्योंकि वो शिक्षित भी है, वो मजबूत भी है और उनके अफसर हर जगह हैं और साधन संपन्न भी है। तो ये तो सच है, इसमें गलत बात तो नहीं है कोई? मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका समाज भी साधन संपन्न है। आज जो रविदासिया समाज के लोग कहते हैं भाई एक समाज के लोग डीएससी में ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, तो बात तो कहीं ना कहीं उठती है। साधन संपन्न दो लोग भी हैं, लेकिन हमारे रविदासिया समाज के मुकाबले तो कम है। जो जनसंख्या की रेशो है वो आधे भी नहीं है ना रविदासिया समाज के। हाँ, वो ये बात तो है ना जी, वो बात तो है आपकी। हाँ, वो 50% में भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी कर सकती थी ये डीएससी वाला। कांग्रेस भी 10 साल हरियाणा में भी रही है, उन्होंने तो कभी ये स्टेप नहीं लिया। नहीं, कांग्रेस ने हुड्डा साहब के समय ये भी ये लागू हुई थी, लेकिन ऐसी समाज के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट डाली गई और हाई कोर्ट का निर्णय था कि भाई जाति ऐसी में से ऐसी अलग नहीं हो सकते। तो फिर वो दोबारा 8-10 साल के बाद वो दोबारा फिर सब मिक्स हो गए थे। ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, अब ये दोबारा लागू किया गया है, तो इसमें भी नाराज़गी है लोगों में। लेकिन अभी तक किसी ने रिट नहीं डाली है। रिट की तैयारी चल रही है। रिट अच्छा, तैयारी चल रही है। रिट डली हुई है और उसकी 17 अप्रैल है। अच्छा, अभी तक कोई मतलब हियरिंग नहीं हुई? सटे हो सकता, हाँ, हियरिंग नहीं हुई। 17 अप्रैल है और हाई कोर्ट में इसकी रिट डली हुई है।
अच्छा, आपने विधानसभा में बीजेपी से आप टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से कलानौर से आपको नहीं मिली, तो उस समय एक हवा भी थी कि इस बार कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है, कांग्रेस रिटर्न कर सकती है, हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही चला जब आपने ज्वाइन किया? देखो, मेरा दिमाग तो जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने राजनीति में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे 20 वर्षों से तक लगातार जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, उन लोगों का मेरे ऊपर दबाव रहा। एक भी 10 साल लगातार दिन रात कलानौर विधानसभा और भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम किया। जहाँ भी जिस भी प्रदेश में चुनाव होते थे मैं वहीं पर जाता था, चाहे उत्तराखंड है, चाहे गुजरात है, चाहे दिल्ली है, चाहे हिमाचल है, चाहे पंजाब है, हर जगह मैं गया और पार्टी के लिए दिन रात काम किया। इतना होने के बावजूद भी और कलानौर से अब की बार हमारे समाज के रविदास समाज के लोग खुलकर आवाज़ दे रहे थे कि भाई चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हमारे समाज के लोग को उम्मीदवार बनाएंगे विधायक का, हम उसको एक तरफा वोट देने का। आप इतने पॉलिटिकली अवेयर हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं, आपको बीजेपी का एक्सपीरियंस है, कांग्रेस में आप एक चुनाव लड़ भी चुके हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हारी और हुड्डा साहब क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? देखो, 2024 में सरकार तो कांग्रेस की ही आनी थी चारों तरफ है, क्योंकि भाजपा के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो मायूस थे। और ये कुछ वीडियोज वगैरह आई, कुछ जातिवादी की बात रखी गई, कुछ हमारी कुमारी शैलजा, हमारी बहन जी जो कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ, उनका हिसार में जो वीडियो आया, अपमान हुआ। हाँ, ये स्त्रियों की बात। फिर हालांकि उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे सवाल है कि वो बनवाया गया था, वो सही था, गलत था, डॉक्टर्ड था। सवाल तो देखो क्या गांव में ये जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने ईर्ष्या की भावना से ये बात नहीं कही थी। कुछ आदतें होती हैं, मैं वो शब्द स्टूडियो में नहीं कह सकता, नहीं कहना भी नहीं चाहिए। उनकी जबान पे ये बात होती है, जाति का सीधा नाम लेना। और लेकिन ईर्ष्या नहीं होती उनके मन में। लेकिन भाजपा ने उसको एक ईर्ष्या के माध्यम से लोगों के दिमाग में जो ना गलतफहमी बांट दी कि देखो भाई आप लोगों के जाति का नाम लेकर कैसे बोल रहे हैं। और कुछ से 10-12 दिन बहन जी भी आउट रही चुनाव के दौरान, तो उनको मनाया जा सकता था। हुड्डा साहब बिल्कुल मनाया जा सकता था, मैं तो यही कहता हूँ मनाया जा सकता था, मनाना चाहिए था। जब जंग छिड़ता है या चुनाव होता है, सभी सैनिकों को, हमारे सभी कमांडरों को, अधिकारियों को, सबके साथ मीटिंग होकर और सब ने इकट्ठा होकर जंग लड़ना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए। और रही आपस में मुख्यमंत्री की जो बातें थी, वो बाद की बात थी। पहले तो अपने पक्ष में प्रदेश में जो विधायक बनाने का था ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें चूक रहने के बाद ये सारी समस्याएं खड़ी होगी। फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको लगता है कि हुड्डा साहब को भी ये लग गया था कि भाई पार्टी, सरकार तो हमारी पार्टी बना रही है, अब सीट 50 आए, 55 आए, 60 आए या उससे ज़्यादा आए? देखो, ये लोगों में चर्चा है, ऐसी कोई मेरा अपना अनुमान है, ऐसी हुड्डा साहब की मानसिकता नहीं है कि भाई 50 सीट आए या 40 आए या 55 आए, नहीं। उन्होंने इस बात को तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने मन में कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हुड्डा साहब बहुत अच्छी सोच के नेता हैं। किसी को उनको मनाना छोड़ दिया था। अगर वो फ़ोन कर देते तो एक जगह 2 राइवल खड़े हो गए हैं, हुड्डा साहब एक फ़ोन कर देते तो वो चुपचाप बैठ जाते और वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता, क्योंकि मार्जिन बहुत थोड़ा रहा है कई जगह पे। देखो, सारी बात हुड्डा साहब के ऊपर डालते हैं, लेकिन हुड्डा साहब के साथ साथ और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। क्या और किसी ने क्या कहीं कोई किसी को मनाने की कोई प्रयास किया? हर जैसे लोगों में जाते हैं, हम भी सुनते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने मनाया नहीं, ये किसी को साथ लेकर नहीं चले। मैं ये कहता हूँ
जो दूसरे कहते थे कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, चाहे हमारी बहन जी शैलजा थी, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, और भी थे, उन्होंने भी कहीं प्रयास नहीं किए किसी प्रकार के भाई हम एक मीटिंग करें, जो ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको मनाया जाए। तो किसी भी नेता का कोई सुझाव नहीं मिला कहीं भी चुनाव के दौरान, सब चुप थे। नहीं, हालांकि पार्टी ने तो सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, पर लोगों ने अपने आप ही हुड्डा साहब को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। देखो, लोगों की बात एक अलग होती है। 2005 में चौधरी भजनलाल की अगुवाई में चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का, और 67 सीट आई थी, और पूरी प्रदेश की जनता कह रही थी कि भाई मुख्यमंत्री जो ही भजनलाल बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। और पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो उसमें कोई किसी प्रकार की अड़चन वाली बात होती नहीं। तो जो कहते हैं ना कि वे लोग वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों का अपना अनुमान था, लेकिन बनने के बाद ये चीज़ तो तब सामने आती। कुलई साहब, आपको लगता है कि जितना शोर ये मचा रहे थे, थोड़ा शांत रहते तो बात बन जाती? कुछ ज़्यादा रोड़ा मचा दिया। हाँ, ये भी कारण रहा, ये भी कारण रहा। अपने जो हमारे गाँव में जो हमारे लोग रहते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। मैं तो उनसे ये भी प्रार्थना करता हूँ भविष्य में ऐसा ना करें, नहीं तो इससे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो उन्होंने मतलब जैसे अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाई जब परिणाम आया तो वो तो रेस्ट हाउस में पहले घुसे बैठे थे, हमारी सरकार आ गई, फिर हमने उनको बताया कि भाई बीजेपी की सरकार बने, तुम बाहर निकलो। ऐसा हुआ है, ऐसा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। हाँ, तो आप कहाँ थे जिस दिन ये विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था? आप हुड्डा साहब के साथ ही थे, कहाँ थे उस दिन? नहीं, मैं अपने घर पे था, और अपने एलईडी के सामने हम भी अपने रिजल्ट को देख रहे थे। हाँ, और बड़ी खुशी भी हो रही थी। हाँ, लेकिन 10 बजे के बाद तो हाँ, 10 बजे वैसी सोई अटकी जो है ना, वो स्पीड बांध दिया ना गाड़ी में, वो स्पीड बांध दी, एक बार ना इसे ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ऐसा कहते हैं कि एक रात पहले परिणाम से चंडीगढ़ के भी बड़े बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे चुपचाप कि भाई सरकार तो बनी गई। इतना मतलब इवन की सारी चीज़ें पहुंच गई थी, अब नाम तो किसी का क्या ले। देखो, अधिकारियों का तो काम है। इसका मतलब सभी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और अधिकारियों का जैसे पीछे अखबार में भी आया भाई, भाजपा की तरफ से अभी हमें पता है कौन कौन अधिकारी भाई नमस्ते करने गए थे, अपनी हाजिरी लगाने गए थे, ये चीज़ें सामने आई थी। और कुछ अधिकारियों का देखो अपना पर्सनल रसूख भी होता है। ये नहीं भाई आप सरकारी अधिकारी लग गए तो किसी पार्टी में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, भाई अपने संबंध भी होते हैं, निजी संबंध भी होते हैं। कुछ इस तरह के अधिकारी भी आए होंगे, जी बधाई हो आपको एडवांस में। तो को सारे अधिकारी ये नहीं भाई अपनी पोस्टिंग के लिए आए होंगे, नहीं, तो पोस्टिंग के लिए ठंडी नज़र रखें, बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे थे, अपना रुतबा है, अपनी वो उनका रिश्ते कमाई है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मनीष ग्रोवर जी जिस दिन शपथ समारोह ग्रहण था अभी रोहतक के अंदर ही, उस दिन मनीष ग्रोवर जी ने स्टेज से कहा कि भाई अपने ही जो उनके मेयर रहे हैं मनमोहन गोयल, उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि चलती नहीं, चलाने वाला होना चाहिए, चलती सब है। इस बात को आपने आपके कानों तक इस पक्ष में तो मैं भी हूँ। देखो, मैं लंबे समय तक पार्षद 20 साल तक रहे, बात बिल्कुल सही है, चलाने वाला होना चाहिए। ये अगर मेरी नहीं चलती, चलने से कौन रोकता है? नहीं, लेकिन सवाल ये भी नहीं कि कौन चलने से रोक रहा था। नहीं, बिल्कुल सर, मैं वही आपको कहता हूँ, देख चलने से कोई नहीं रोकता। मैं एकदम हुड्डा साहब की बात सुन रहा था, जब हम 2013 में पार्षद बने तो पार्षदों ने इकट्ठा होकर एक संयुक्त बयान दिया, भाई हमें कुछ पावर दें। हुड्डा साहब को रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर थे। तो हुड्डा साहब ने
कहा कि भाई पावर तो अपने हाथ में होती है, पावर खुद पैदा करनी पड़ती है। हुड्डा साहब ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे और जब वो चेयरमैन बने, पावर तो ब्लॉक समिति चेयरमैन की होती है नहीं, तो अब चिंता में रहे, कोई काम का वीडियो नहीं माने, सारी वीडियो की पावर। तो हुड्डा साहब ने बता रहे थे, मैं मतलब उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा भाई जो वीडियो की गाड़ी है उसकी लॉग बुक होती है, भाई इसका तेल महीने में कितना लगता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। कमजोरियों को पकड़ना शुरू कर दिया, अधिकारियों की कमजोरियों को। जब हुड्डा साहब के सामने अधिकारियों की कमजोरियां पकड़ी गई तो हुड्डा साहब ने भी जो ना अपनी ताकत दिखाई चेयरमैन की। तो वीडियो ने फिर समझौता किया कि भाई आपके काम मैं नहीं रोकूंगा, आप मेरे काम मत रोकना। तो पावर होगी तैयार। पावर तो अपने आप हाथ होती है। जब जनता ने आदमी बनाकर भेज दिया, प्रजातंत्र देश है, जनप्रतिनिधि आज इस देश में सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। और फिर हमारे मेयर साहब थे, कहते भाई मेरी नहीं चलती, दे मैं इस पक्ष में नहीं था कि भाई उन्होंने ऐसे शब्द कहने चाहिए थे, चलानी अपने हाथ में थी। नगर निगम के अंदर ऐसी ऐसी कमियां हैं, अगर वो गहराई से चलते, पार्षदों का साथ लेते, हमारे जैसे सीनियर पार्षद थे। एक आदि उजागर कर दो कौन कौन सी कमी? नहीं, मैं अब उजागर नहीं करूंगा। अब तो हम जो ना समय आएगा जब विपक्ष का काम है, अब विपक्ष में तो हाँ, समय आएगा जब उजागर करेंगे, सारे काम होंगे। तो अब राम अवतार की चलेगी नहीं चलेगी? देखो तो राम अवतार जानता जी इसके नहीं, मतलब देखो ऐसा नहीं, गोयल साहब किसी भी पार्टी में बड़े शरीफ इंसान, नहीं बिल्कुल शरीफ है, नेक आदमी है, धार्मिक आदमी है। मैं भी उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे उन्होंने 5 साल देखो कॉरपोरेशन से ना तो गाड़ी की सुविधा ली जी, ना उन्होंने जो अपने फंड मिलता है, जो बड़े भले आदमी, हाँ, जलपान का वो अपनी जेब से लगाया। जी, कुछ ना कुछ दिया ही होगा। उन्होंने कोठी बंगला लिया, ना उन्होंने साधन संपन्न है, ना गनमैन लिया। हाँ, तो भले आदमी हैं मनमोहन गोयल जी। और राम अवतार जी भी उतने ही भले हैं। देखो तो उस सब सामने आ जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, भाई भला है लेकिन सामने आ जाएगा, मैं बुरा क्यों कहूँ उसको। तो भला बुरा जो काम होते हैं ना कर्म आदमी के, वही होते हैं जी। अभी तो उनको रोहतक की जनता ने मान सम्मान दिया है, मेयर की सीट पर बिठाया है, और रोहतक की जनता के मन में कितना अपने जगह बना पाएंगे, रोहतक के विकास कार्य कितने करा पाएंगे, रोहतक की जो भविष्य की जो नीतियां हैं, भविष्य के एडवांस की जो विकास कार्यों की हैं, वो कितना बना पाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेशन का सिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, ये अलग से सरकार है। कितना बजट होता है रोहतक की? आप तो चुनाव लड़ा, आपको तो देखो बजट तो अलग अलग उसके हिसाब से होता है। भाई हमारा टारगेट क्या है, भविष्य में हम किस तरीके से रोहतक को एक अच्छा साफ सुंदर कैसे बनाएं, वो तो बैठ के सारा बजट बनाया जाता है जी। अच्छा, ये कहते हैं कि निगम में करप्शन बहुत है, ये सही बात है? आप तो खुद आपने बताया 20 साल रहे हो, करप्शन है? देखो है ये दिक्कतें कॉरपोरेशन के अंदर। हमने भी जो काम हम कह देते थे तो वहाँ कानून खड़ा कर देते, पैसा दे दिया कानून खत्म। मैं तो यही कहता हूँ, ये जो भाई अभी मेयर बने हैं राम अवतार, और हमारे पार्षद, हमारी बहनें भाई जो भी बने हैं, जो कॉरपोरेशन का संविधान है उसको अवश्य बढ़े। और जैसे अधिकारी एक्ट की बात करता है कि भाई ये हम नहीं कर सकते, तो इन्होंने भी अपने एक्ट के अनुसार काम करना चाहिए, ताकि अधिकारियों के ऊपर बाउंडेशन हो, अधिकारी अपनी मनमानी ना करें। मेयर की सैलरी कितनी होती है? इस माह 30,000 के करीब। 30,000 रुपये 30,000 मेयर की है। हाँ। और सैलरी तो क्या है जी, वो जलपान का है,
ऑफिस में लोग आते हैं। और एक गाड़ी मिलती है, गनमैन मिलता है, गाड़ी मिलती है, गनमैन मिलता है, घर भी मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। कोठी मिलती है, हाँ, जैसे महापौर कोठी भी। मिलती है, कोठी में भाई नौकर वगैरह है, ऑफिस में है, मतलब सुविधा अच्छी है। हम्म। और फ्री माइंड होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा। और ये चलती कैसे है? मतलब अगर मनमोहन गोयल जी ने कहा कि चलती नहीं है, तो ये चलने वाली जो बात है, कलम तो उन्हीं की चलेगी। अब वाल्मीकि जी की चलेगी, आप जी चलते तो आपकी कलम चलती। बिल्कुल चलाते। हाँ। हमने तो अपने सारे सिस्टम बना रखे थे, हमने कैसे चलानी है। थोड़ा बताओ ना क्या था, कैसे? नहीं, अब क्या बताना, आप तो जो चलाने वाला हो चलाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस का अनुभव उनको क्यों दूं? नहीं, उनको ना दो, जनता को तो बता नहीं, दो भाई। 20 साल हमने तपस्या की है भाई साहब। जो जनता रोहतक की आपको देखेगी, जब वो वाल्मीकि जी के पास जाएंगे कि जी हमारा फलाना काम है, और वो कहेंगे भाई मेरी चलती नहीं, हो सकता है ऐसा भाई, हो सकता चल भी जाए। वो तो मैंने आपको थोड़ी देर वो क्या पहले कहें? हुड्डा साहब का उदाहरण दिया था। अधिकारियों की कमजोरियों को ये पकड़ेंगे, इनकी पावर इनके हाथ आ जाएगी। अगर ये अधिकारियों के साथ मिलकर चलेंगे तो फिर इनकी नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा सुनने में बहुत आता है कि ये जो साफ सफाई का लेते हैं, तो अगर 100 रुपये का बजट है तो मुश्किल से 20-25 ही लगाते हैं, बाकी सारा करप्शन में जाता है। इसमें भी कुछ सच है? हाँ, हो सकता हो, हमारे सामने तो ऐसी बात नहीं थी, हो सकता हो जो आप कह रहे हो। अच्छा, राम अवतार वाल्मीकि जी के लिए अब रोहतक की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्योंकि चलो खैर रोहतक तो सभी का है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, लोग तो वही है। क्या प्रायोरिटी है, क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी रोहतक की 3-4 मूल समस्याएं। सबसे पहले गंदे पानी की समस्या। गंदे पानी की समस्या पिछले लंबे समय से चली आ रही है, और भाजपा की सरकार केंद्र में, प्रदेश में होने के बावजूद भी ये समस्या दूर नहीं हो पाई। सीवर की समस्या, हर दूसरे दिन सीवर की जगह जगह, अलग अलग जगह में ब्लॉकेज होती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। शहर के अंदर गलियों में, सड़कों में गड्ढे हैं। और मैं एक सुझाव और भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी मैं 2-3 दिन पहले आर्यानगर से गुजर रहा था, वहाँ पर उन्होंने पैच वर्क किया, और पैच वर्क बहुत अच्छा है। वो सीमेंट पर भी बड़े अच्छे ढंग से लगता है, और जो तारकोल की सड़क है उस पर भी बड़े अच्छे ढंग से पेस्ट हो जाता है। तो उससे अगर शहर में लोग क्या कहते हैं, गली में 4 जगह गड्ढे हो गए, नहीं बनवा दो जी। और नई बनवाने के लिए हर घर में जब उसकी खुदाई करते हैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का खर्च भी आता है। उनके सीवर की पाइपलाइन टूटती हैं, पानी के पीने की पाइपलाइन टूटती हैं, और बहुत सारी आने जाने में परेशानियां भी खड़ी होती हैं। बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। तो जहाँ स्त्रियों की समस्या है, वहाँ स्त्रियों का यो पैच वर्क किया जाए तो शहर में 2-3 महीने के अंदर ये जो गड्ढे हैं रोडों के ऊपर, गलियों में, ये भरे जा सकते हैं थोड़े अमाउंट में। अच्छा, ये काम भी हो जाए। रोहतक का विधायक कांग्रेस पार्टी से हो गया और महापौर जो है वो बीजेपी से हो गया, आपको लगता है कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्योंकि काम तो दोनों का वही है, रोहतक का विकास। क्या कुछ डिफरेंस है इसमें? देखो, रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी, अभी भी हमारा सेशन चला हुआ था विधानसभा का, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं पीर बौद्धि की थी, तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट होगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और वहाँ उसमें भी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। लेकिन वहाँ के जो कई मंत्रियों की बात आई, उन्होंने कहा भाई वहाँ तो जोड़ कभी था ही नहीं। लेकिन विधायक जी ने बताया कि 10-12 गाँव के आसपास के जो गांव लगते थे, उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर प्योर बौद्धि में जोड़ खोदा गया था बरसात के समय में, ताकि इसके अंदर पानी रुक जाए और खेतों में पानी बरसात का ना भरे, ताकि भाई कोई फसल उसको नुकसान ना हो, आने वाली फसल उसके अंदर उग सके। इस तरह का ये प्योर बौद्धि में ये जोड़ बनाया गया था, लेकिन आधा तो बंद कर दिया गया। तो विधायक जी
इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। और भी गलियों में पानी का है, सीवर समस्याएं हैं। तो ये महापौर का भी तो यही काम है। हाँ, महापौर का भी यही समस्या है। दोनों मिलकर काम करें, पार्टीबाजी ना करके जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर कराने का काम करें। ये नहीं भाई मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, नहीं, इन चीज़ों को भूलकर और शहर के जो हमारी जो समस्याएं शहर की उनको दूर कराने का काम करें। मैं तो विधायक जी को तो बड़े अच्छे ढंग से परिचित हूँ भाई। पिछले 2009 में जब ये विधायक बने, 2009 से 14 तक हमारा अच्छा इनका तालमेल रहा। अच्छा, प्राय लोग ये बात करते हैं, आखिरी सवाल, कि राम अवतार वाल्मीकि जी बीजेपी के महापौर हो गए हैं, कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा जी हैं, लेकिन रोहतक में जो सबसे ज़्यादा चलती है, जो अभी विधायक भी नहीं है, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, उनकी चलती है। आप तो खुद बीजेपी में रहे हैं, क्या वाकई में मनीष ग्रोवर की इतनी चलती है कि आप विधायक हो या महापौर हो, चलेगी तो मनीष ग्रोवर की? देखो, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, भलाए वो हारे हुए हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये अपने आप को हारे ना समझें, क्यों थोड़ा ही डिफरेंस था हार का, तो वो भी अपने आप को विधायक समझ के शहर के विकास कार्य उन्होंने करवाने चाहिए, न कि अपना मन कमज़ोर ना करना चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है। कमज़ोर तो नहीं है वो? हाँ, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं है। 3 फोन इकट्ठे बजेंगे तो अधिकारी जो है किसका फोन पहले उठाएंगे? विधायक जी का, महापौर जी का और मनीष ग्रोवर का? देखो, ये तो मैं किसी अधिकारी के पास खड़ा हूँ तो मैं कह सकता हूँ, और तीनों के फोन कराऊँ तब मैं बता सकता हूँ ये बात तो। चलो खैर, जवाब तो सभी को पता ही है। हाँ, नहीं, विधायक जी का भी फोन उठाते हैं, ऐसी नहीं, बात हाँ नहीं। बिल्कुल उठाते हैं। अपने जो विधायक भारत भूषण बत्रा जी बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वकील हैं बाकायदा। और देखो बत्रा जी के तो HPSC के चेयरमैन रहे हैं और इतने सुलझे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, चंडीगढ़ में हमारे पत्रकार साथी कहते हैं कि भाई देखो, इतना पढ़ा लिखा, इतना सिविलाइज्ड जो है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन बत्रा साहब का एक अच्छी रेपुटेशन, नरम स्वभाव के भी, बहुत ही नरम स्वभाव के हैं। क्योंकि हम देखते हैं कार्यकर्ता कई बार गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कभी गुस्से में नहीं आता। हाँ, तो ये अपनी खूबी है उनकी, पर्सनल खूबी है उनकी, और यही कारण रहा है उनका जी जीतने का भी, यही कारण रहा है। अच्छा किलोई साहब, एक ज़रूरी मुद्दा, उसके बाद ये हमारा आखिरी सवाल मानिए आप इसको। एक अमृत योजना का मुद्दा बड़ा उठा था पिछले दिनों कि 350 करोड़ के करीब जो बजट था अमृत योजना का, और बीजेपी के ही उस समय के सांसद रोहतक के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया था मनीष ग्रोवर पर। तो वो जो आरोप लगाया था, वो उस समय तो आप पार्षद भी थे, क्या वो सही था और क्या वो काम अभी तक पूरा हो पाया है? देखो, मनीष ग्रोवर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया भाई 350 करोड़ अमृत योजना की विकास कार्य के लिए हमारा पैसा आया। ये तो मुझे पता नहीं कि भाई उसमें मनीष ग्रोवर का क्या इंटरफेयर था या ना था, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है जो ये अमृत योजना थी, एक ये घोटाला था। वाकई में बहुत सारे पैसों का वेस्टेज हुआ और झूठे बिल बनाए गए, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे वार्ड में, मैं अपनी ही बताता हूँ, हमारा कनैली रोड PWD ने बनाया और 2 महीने के बाद उस रोड को तोड़ दिया गया। इतना अच्छा रोड बनाया गया था, मैं कहता हूँ आधा शहर जो दिल्ली की तरफ जाता था इसी रोड से जाते थे। और तोड़ने के बाद हम भी गए, अधिकारियों से बात की, बोला जी यहाँ पे पाइपलाइन डाली जाएगी, उसके बाद इसको ऐसा ही बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जमा करा दिया PWD में, लेकिन पाइपलाइन दबा दी गई। 1 महीने के बाद वह पाइपलाइन फिर उखाड़ ली गई। वहाँ लोगों को असुविधा हुई। आज तक कनैली गांव में इतना बुरा हाल है, अमृत योजना ने जो रोड तोड़ी थी, पाइपलाइन दबाई थी, वो पाइपलाइन जो दबाई थी उनको भी निकाल ले गए। उनका हिसाब लेने वाला कौन है? ऐसे ही इधर पुराना शुगर मिल है, उस साइड भी पाइपलाइन दबाई गई थी। ज़मीन के अंदर बहुत सारा पैसा अमृत योजना का वेस्टेज गया है और इसमें बहुत बड़ा
घोटाला भी हो सकता है। इसकी जांच अरविंद शर्मा जी ने हाँ रखी थी, जोरों शोरों विधानसभा से। में भी रखी थी। बाद में और फिर वो केंद्र में पता नहीं किससे मुलाकात हुई, उसके बाद फिर एकदम से बात दब गई। चलो, हम अरविंद शर्मा जी अब तो मंत्री बन गए प्रदेश में, अब उठा लेंगे, उसको क्या दिक्कत है। कोई कागज कहीं चले थोड़ा अब जाते तो हैं। इकट्ठा हलवा खाते दिखते हैं, वो एक हाथ से वो खिला रहे हैं, एक हाथ से वो खिला रहे हैं। बस इकट्ठा हलवा खिलाने का मतलब ये है भाई, आपस का जो दवेश था वो खत्म हो गया। और जो करप्शन था वो वहीं का वहीं है। वो तो आप आरोप हैं इसे। वो शहर की जनता भी और सब लोग जानते हैं। अच्छा किलोई साहब, जाने से पहले अभी आप मेयर का चुनाव हारे हैं, विधायक बनने की कसक है अभी? मतलब विधायक बने, कभी देखो, विधानसभा जाएं, कलानौर। इच्छाएं कभी आदमी की कमज़ोर किसी की नहीं होती। चाहे को मैं तो चलो 20 साल जनप्रतिनिधि रहा हूँ, और गांव में भी जनप्रतिनिधि 25 साल लगातार जनप्रतिनिधि रहा हूँ। इच्छा तो सबकी होती है भाई। मैं भी सोचता भाई हमारी प्रमोशन हो पार्षद के बाद, भाई मेयर या भाई विधायक। बहुत सारे ऐसी चैनल से विधायक बने, मेयर बने। तो लेकिन आपके सामने दो महिलाएं हैं, एक तरफ शकुंतला खट्टक है, दूसरी तरफ रेणु डाबला है। ये सब अपने कर्मों का मामला है। मैं जब सामने पहलवान होता है, कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसकी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी का, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो मैं इन बातों के ऊपर नहीं जाता। उनका अपना भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है, और जिसके भाग्य में जो होता है वही होगा। और आपने बात एक शुरू में कही कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चमचागिरी से ही टिकट मिलती है। ज़्यादातर यही मामला मेरे साथ बनी हुई, मैं इसलिए कहता हूँ। तो किलोई साहब, आपने हमें समय दिया, बेबाक आपने बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शालीनता से मेरे से प्रश्न पूछे और मुझे प्यार दिया, और मुझे यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।